Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखते हैं और हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले भाग में देखा था संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति कहते किसे हैं? तो हमने आपको बताया था ऐसा नंबर जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या को काउंट कर सकते हैं। जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से अनंत तक हमारी संख्याएं होती हैं। इसमें हमने जाना था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो पहला आपको बताया था प्राकृतिक संख्या, दूसरा हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, तीसरा हमारा आया था सम संख्या, चौथा भाग था हमारा विषम संख्या और पांचवा हमारा भाग था भाज्य संख्या। यह ऐसे टॉपिक थे जो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने इन टॉपिक को नहीं देखा है वह हमारे पुराने वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए जानते हैं। हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो चलिए जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए। इसके अलावा हमारा उसी संख्या से भाग जाए। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या का मतलब हमने आपको बताया था ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए, उसी संख्या का भाग जाए, इसके अलावा तीसरी संख्या से भाग चला जाए, तब वहां पे हमारी भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य में हमें ध्यान रखना है कि एक का भाग जाए और उसी संख्या का भाग जाए, इसके अलावा तीसरी संख्या का भाग ना जाए। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जिसमें एक का भाग चला जाए, उसी संख्या का भाग जाए, तो वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। चलिए जानते हैं इसका एग्जाम्पल। 5, 3, 2, यह जो संख्या आपको दिख रही है, यह संख्या हमारी सारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जिसमें एक का भाग जाता है और उसी संख्या का भाग जाता है। इसके अलावा 5 में तीसरी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। 3 भी हमारा ऐसे ही कैटेगरी का एग्जाम्पल है, 2 भी हमारा इसी कैटेगरी का है। इसके अलावा 7 भी हमारी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल होता है कि जिसमें एक का भाग तो चला जाएगा, उसी संख्या का भी भाग जाएगा, इसके अलावा तीसरी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसमें एक का भाग चला जाए और उसी संख्या का भाग जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली जो संख्या है उसके बारे में। चलिए अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है, एक जो प्लस की भी होती है और माइनस की होती है, जिसमें हमारी जो संख्याएं होंगी वो प्लस वाली होंगी और माइनस वाली होंगी। तो पूर्णांक संख्या के लिए हम समझते हैं एक लाइन से, यहां पे हमारा भाग हो गया 0 और इसके एक तरफ जो हमारी संख्याएं होंगी वो सारी प्लस होंगी और दूसरी तरफ जो हमारी संख्याएं होंगी वो सारी माइनस की होंगी। तो हमारी जो अंडरलाइन है, इस लाइन के द्वारा हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है। एक तरफ की जो हमारी संख्याएं होती हैं वो सारी प्लस वाली होती हैं और दूसरी तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी माइनस वाली संख्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होती हैं एक तरफ की माइनस की होंगी और दूसरी तरफ की प्लस वाली होंगी। इस संख्या के बारे में हम ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वहां पे पढ़ना होता है कि चतुर्थांश क्या होते हैं। तो हम आपको जो अगली वीडियो तैयार होगी उसमें आपको बताएंगे चतुर्थांश क्या होती है या फिर ज्यामिति क्या होती है। तो चतुर्थांश में पहला थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। पहला भाग हमारा पहला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा भाग होता है और फिर चौथा भाग होता है। इसमें जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो भी हमारे प्लस के होते हैं और नीचे वाले नंबर हमारे
माइनस के होते हैं। तो पूर्णांक संख्या के अंदर हमें विशेष रूप से याद रखना है कि इसमें एक तरफ की संख्या प्लस की होती है और दूसरी तरफ की हमारी संख्या माइनस की होती है। चलिए जानते हैं अगले नंबर के बारे में हम। चलिए अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है अंश होता है और नीचे वाला भाग हमारा हर होता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का मतलब ही होता है कि जो ऊपर की संख्या है वहां भी एक संख्या हो, नीचे भी एक संख्या हो, वह संख्या हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन यहां पे एक बात को विशेष रूप से हमें याद रखना है कि अगर नीचे 0 लिखा होगा तो वह हमारी संख्या परिमेय नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर 0 है और नीचे एक नंबर है तो वो संख्या परिमेय होगी। लेकिन अगर ऊपर नंबर और नीचे हमारा 0 लिखा हुआ है तो वह संख्या हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं ली जाती है। चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल और हम 2/4, 5/2, 5। अब यहां देखना इसके बटे में एक संख्या है, इसके बटे में भी एक संख्या है, लेकिन इसके बटे में कोई संख्या नहीं है। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी? हाँ, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में एक होता है। जितनी भी दुनिया में संख्याएं होती हैं उनके बटे में एक होता है, इसलिए वह संख्या परिमेय तो होगी। लेकिन अगर संख्या के बटे में 0 हो जाएगा तो वह संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए अब हम जानते हैं अगले टॉपिक में अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, यहां पे हमने देखा कि परिमेय का मतलब p बटे q होता है और यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे हम देखेंगे जो हमारा अंडर रूट होता है उस अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो वह संख्या हमारी अपरिमेय के अंदर आ जाती है। किस तरीके से? जैसे हमारा अंडर रूट 2 हुआ तो अंडर रूट 2 जो होता है हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 3 हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अब इस अंडर रूट को हिंदी में बोलते हैं हम करनी, इसको हिंदी में बोला जाएगा करनी और इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं हम अंडर रूट। तो हमारी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 1 हमारी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहां पे अब विशेष बात है, अब ध्यान देना, अगर अंडर रूट के अंदर 100 लिखा हुआ है तो क्या हमारी ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? ए वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जिस अंडर रूट को सॉल्व किया जा सकता है वह संख्या हमारी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अंडर रूट 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, 10 निकलेगा और 10 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए ए वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जिस संख्या का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता है वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 13 है, ये संख्या हमारी सारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और जिस संख्या का अंडर रूट हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 25 है, इसका हम अंडर रूट सॉल्व कर सकते हैं। इसका अंडर रूट जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसका अंडर रूट सॉल्व कर सकते हैं वह संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या और जिसका अंडर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं वह संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम जानते हैं संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना के बारे में। हम संख्याओं को कितने तरीकों से लिख सकते हैं और उसे कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं हम इनके बारे में। तो संख्याओं को जो लिखने का क्रम होता है उसके 3 भाग होते हैं। हम 3 तरीके से संख्याओं को लिख सकते हैं और उसे 3 तरीके से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं पहले क्रम के बारे में। पहला होता है हमारा भारतीय संख्या या गणना प्रणाली। इसके अंदर हम किस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हम इसमें संख्याओं को पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम संख्याओं को इसमें काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसके अंतर्गत हम जो हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसके थ्रू हम जानते हैं कि संख्याओं को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इसमें हम जो संख्याओं को पढ़ते हैं वो हमारा क्रम होता है मिलियन, हजार, लाख। इस तरीके से जो हम लिखा जाता है वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत अपनाया जाता है। इसके बाद होता है रोमन प्रणाली। तीसरी अगर बात करें तो रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4। इस तरीके से जो क्रम होता है वो हमारी रोमन प्रणाली का क्रम होता है। तो संख्याओं को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं और 3 तरीके से हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो पहला होता है भारतीय संख्या या गणना प्रणाली, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय और तीसरा होता है रोमन प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है सर्व जगह विदित होती है, इसका उपयोग पूरे विश्व में होता है, इसलिए इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का दर्जा दिया जाता है और इसी प्रणाली के द्वारा सभी देशों के अंदर जो गणनाएं होती हैं वो इसी प्रणाली के अंतर्गत की जाती हैं। चलिए आज हम सिर्फ यहीं तक अपना टॉपिक लेते हैं। कल हम इसके आगे जानेंगे कि संख्याओं को किस तरीके से हम लिखते हैं और उसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बारे में हम कल पूरी डिटेल से आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से भारतीय संख्या के अंदर जो प्रणालियां होती हैं उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या नंबर आते हैं, किस तरीके से नंबर आते हैं, उसके बारे में हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। उसमें आपको बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है इस प्रणाली को किसने शुरू किया और भारतीय प्रणाली को किसने शुरू किया। इन सब तीनों प्रणालियों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम शुरू करते हैं, इसके जन्मदाता कौन है। तो इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इनमें हम किस तरीके से सिस्टम को शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।